उसके लिए सबसे पहले मैं लेती हूँ थोड़ा सा ये गेहूं का आटा। मैं आटे की पंजीरी बना रही हूँ। इसके लिए मैंने 2 कटोरी आटा लिया है। इसको हल्के गुलाबी गुलाबी होने तक इसको भूनना है। पंजीरी भूनते वक्त आपको थोड़ा सा इसमें घी भी डालना चाहिए। मैं इसमें डाल रही हूँ ये देसी घी 2 चम्मच। और इसी तरीके से इसको हल्की गुलाबी होने तक आटे को भूनते हैं। अब देखिए काफ़ी हद तक ये आटा भुनने लगा है, जिसको पंजीरी प्रसाद में पंजीरी कहते हैं। अब ये काफ़ी महक भी आ रही, काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें, जो देसी घी डाला है। ये जो ब्राउन हो गया है हल्का हल्का, थोड़ा सा और इसको बराबर स्लो गैस पे आप भूनिएगा, क्योंकि ज़रा सी भी अगर तेज़ आंच होती है तो नीचे जल जाएगा और अच्छे से भून नहीं पाएगा, वो आटा आटा सा फील लगता है। जब धीमी आंच पर, हल्की हल्की मीडियम आंच पर आपकी ये जो है आटा जब भूनता है तो इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है और बहुत अच्छा टेस्ट होता है। तो इसको बराबर चलाते रहिएगा कि नीचे लगने ना पाए। और हमेशा भारी तले के बर्तन में ही, कढ़ाई में इसको भूनना चाहिए। पंजीरी काफ़ी हद तक ये भुन गई है। अब इसमें ये मखाने डाल देती हूँ, जो मैंने थोड़े से तोड़ के रखे हैं। इससे क्या होगा, मखाने भी करारे कुरकुरे हो जाएंगे। इसको अच्छे से इसमें बना सकते हैं। इसी तरीके से चलाते रहिए। और ये भी गरम गरम में कुरकुरे हो जाते हैं और काफ़ी टेस्टी हो जाते हैं। इसमें प्रसाद में पड़ते हैं ये। मखाने डालने के बाद आप इसमें थोड़ा सा ये नारियल जो मैंने कद्दूकस किया हुआ है, आप इसमें ये डाल दीजिए। ये भी हल्का गरम गरम, हल्का करारा हो जाता है, भून जाता है। और थोड़ी सी किशमिश, थोड़ी सी चिरौंजी, वो भी डाल दीजिए। ये सारी चीज़ें डाल के आप इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए और किसी बर्तन में इसको निकाल दीजिए। और जब तक कि ठंडा ना हो जाए तब तक आप इसमें चीनी बूरा ना मिलाएं। जब ठंडा हो जाए तब इसमें चीनी बूरा मिला के दिखाऊंगी। अब मैंने ये आटे वाली पंजीरी को निकाल के बाहर एक बर्तन में डाल दिया था। अब ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है ये आटे की पंजीरी। अब मैं इसमें ये चीनी बूरा, जो पिसी हुई बूरा आती है चीनी वाली, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। तो मैं इसमें 2 कटोरी आटे में कम से कम 2 कटोरी मैं ये डालूँगी बूरा। 2 कटोरी बूरा भी पड़ जाएगी। अब इसको अच्छे से चलाना है कि अच्छे से मीठा हो जाए। इसको इस तरीके से प्रॉपर चलाना है और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है, जिससे इसमें मीठापन हो जाए। और देखिए कितनी अच्छी पंजीरी बाबा को भोग लगाने के लिए, ठाकुर जी को, कान्हा जी को, और प्रसाद के रूप में इसको बांटने के लिए ये बहुत अच्छी होती है। खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। देखिए अच्छी तरीके से ये मिक्स हो चुकी है। और जो मैंने इसमें किशमिश, चिरौंजी, गोला, मखाने डाले थे, तो मखाने देखिए अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं, काफ़ी अच्छे से हो चुके हैं। इसमें 4 मेवा मैंने डाली और एक में ये और 5 डाली जाती है, तो मैं ये और डाल देती हूँ। आपके पास जो कुछ भी हो आप बस वो भी डाल सकते हैं। मैंने ये थोड़ा सा पिस्ता डाला है और कुल मिला के इसमें हो गई 5। तो ये पंजीरी 5 ड्राई फ्रूट से मिलके ये पंजीरी, आटे की पंजीरी बन गई है कान्हा जी को भोग लगाने के लिए। और अब मैं दूध वाला जो पंचामृत होता है वो आपको बताती हूँ, वो कैसे बनता है वो अभी मैं आपको बताती हूँ। अब मैं पंचमेवा पाक बनाती हूँ, आपको बताती हूँ कैसे। अब मैंने 1 कटोरी मैंने कुछ बादाम लिए हैं, जो ये घी हमारा कढ़ाई में गर्म हो चुका है। अब इसमें ये मैं बादाम डाल दूँगी। हल्के मीडियम आंच पे ही हमेशा रखें और धीरे धीरे इसको चलाते जाइए। ये 2-3 मिनट लेते हैं ये भूनने में है।
लेते हैं। देखिए हल्की आवाज़ भी आने लगे। बादाम थोड़ी सी देर से बनते हैं। इसको निकाल लीजिए किसी बर्तन में। अब इसी घी में अब मैं गोंद को भूनती हूँ, क्योंकि गोंद तो बहुत ज़रूरी होता है और गोंद बहुत अच्छा भी लगता है पाग में। इसी तरीके से आप एक बर्तन में निकालते जाइए। गोंद को हमेशा मीडियम आंच पे ही रखनी चाहिए, बहुत ज़्यादा फुल आंच नहीं होनी चाहिए गैस की। अब ये थोड़ा थोड़ा करके इसमें गोंद को मैं भूनती हूँ। बिल्कुल ड्राई एकदम गोंद, बढ़िया सा गोंद है और मार्केट में आसानी से मिल जाता है। और ऐसे फूलता है तो अंदर तक गोंद जो है फूल जाता है और सिक जाता है। धीमी आंच पे अच्छी रहती है और इसको वैसे बराबर चलाते रहिए और भूनते रहिए। देखिए कितना बड़ा बड़ा फूल गया है ये। अब इसको भी किसी एक बर्तन में निकाल लीजिए। इसी तरीके से बाकी का भी गोंद ये डाल दीजिए। ऐसे ही हल्के हाथों से चलाते हुए देखिए अपने आप से ही फूलने लगता है। आपका प्रॉपर सूखा हुआ और अच्छा होता है गोंद तो ऐसे ही फूलने लगता है। आपकी घी की आंच अच्छी होती है तो अच्छे से ये फूलने लगता है, तो अंदर तक अच्छे से सीख जाता है ये। इसको भी ऐसे ही किसी बर्तन में निकाल लीजिए। मैंने लिए हैं 3-4 चम्मच काजू, जो मैं ऐसे इसमें ये काजू डाल रही हूँ। जो मैंने थोड़े इसको टुकड़े कर लिए हैं काजू को। ऐसे ही हल्के गुलाबी होने चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। घी में भूनने से क्या होता है, ड्राई फ्रूट्स को, हमारी मेवा को और टेस्टी हो जाता है और लॉन्ग टाइम तक हम कुछ पाक बनाते हैं, लड्डू बनाते हैं या कतली जमाते हैं तो लॉन्ग टाइम तक चलता है। तो इसलिए हल्का हाथ पे इसको ऐसे भूनते रहिए। बहुत ज़्यादा रेड नहीं करनी है, हल्का सा कलर चेंज हुआ बस। अब इसको भी किसी बर्तन में आप निकाल लीजिए। अब इसी घी में मैंने ये गोला लिया है। गोले को कुछ छोटे छोटे पीसेस मैंने कट किए हैं और उसको भी इसी तरीके से मैं इसको भूनती हूँ। ये गोला लिया है मैंने, इसको भी इसी में थोड़ा सा डालती हूँ। इसको भी हल्की आंच पर ऐसे हल्के हल्का सा देखिए कलर इतनी जल्दी चेंज होने लगा। बस अब इसको फटाफट निकाल लीजिए एक अलग बर्तन में। अब इसी घी में मैं ये 2 कटोरी मैंने मखाने लिए हैं तो उसको भी इसी में मैं तल लेती हूँ, इसको भून लेती हूँ। क्योंकि थोड़ा थोड़ा जो घी इसमें रह जाता है तो वो ख़राब नहीं होता, वो इसी में ही इसको भून लेती हूँ। अगर मुझे लगेगा कि मखाने क्रिस्पी और कुरकुरे नहीं हुए हैं तो मैं थोड़ा सा घी और डालूँगी, वरना इसमें ही अगर कुरकुरे हो गए तो मुझे डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीक़ा से जब तक इनको भूनिए जब तक ये क्रिस्पी नहीं हो जाए, हाथ से 2 उंगलियों से अच्छे से चटक नहीं जाए। मुझे लगता है 1-2 चम्मच घी की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं थोड़ा सा घी और डाल देती हूँ। मैंने 2 चम्मच ये वाले घी और डाल दिया, जिससे अच्छे से क्रिस्पी हो जाए और बढ़िया सा मखाना भून जाए। अंदर तक घी इसमें पहुँचना चाहिए, क्योंकि अच्छे से तले हुए में क्या होता है, आपका पाग अच्छा बनता है और बहुत अच्छी पंजीरी बनती है। अब ये काफ़ी क्रिस्पी हो चुके हैं और कलर भी चेंज हो गया है। अब इसको किसी बर्तन में निकाल लीजिए।
अब इसी कढ़ाई में मैं थोड़ा सा 2 चम्मच घी डालती हूँ। अब इसी बर्तन में मैं मैंने 4-5 चम्मच मैंने लिए हैं ये खरबूजा के बीज। जैसे तरबूज के बीज होते हैं, ये खरबूजा के बीज होते हैं, वो मैं इसमें डाल के भूनती हूँ, चटकाती हूँ। अब बिना घी के भी इनको चटका सकते हैं, इस तरीके के ये जो होते हैं बीज। और आप वैसे भी आप कर सकते हैं घी में भी। तो मैं घी में डाल रही हूँ। देखिए इनकी चटकने की आवाज़ इस तरीके से आती है और हल्का सा इसका कलर चेंज होना, ये फूलने लगते हैं। और इसको ऐसे ही थोड़ा थोड़ा चलाते रहिए। साथ में मैं ये डालती हूँ ये खसखस, इसी के साथ में खसखस को भी भून लेती हूँ। ये मैंने 1 चम्मच खसखस लिया था। और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके आप ऐसे करके इसको चलाते रहिए। ये कैसे उछलने लगते हैं, तो ये चटक रहे हैं, ये उछल रहे हैं, तो आप उनको अच्छे से ऐसे चलाइए और अच्छे से ये फूल जाते हैं। हल्का कलर चेंज होता है, ये उछल बहुत रहे हैं, तो आप हल्के से आप इसको ऐसे थोड़े से किसी के ढक्कन से आप इसको बंद कर सकते हैं कि ये बाहर ना निकले। ये मैंने हल्के से इसको ढक के रखा है। क्योंकि उछलते बहुत हैं, बाहर निकलते हैं ये उछल उछल के। देखिए आपको आवाज़ भी आ रही होगी इसकी चटकने की। तो इस तरीके से थोड़े से इनको चटकने दीजिए। अब ये उछल उछल के ये अच्छे से चटक गए, ये सही अच्छे से हो गए हैं। ये है अब इनको निकाल लीजिए, जब तक गैस को ऑफ कर दीजिए। चलो गैस पे इसको इस तरीके से भूनते। देखिए अब कितना अच्छा से चटके और हल्के से देखिए फूल भी गए हैं। तो इस तरीके से ये बन चुके हैं। अब इसको निकाल लेती हूँ इसी बर्तन में। अब मैंने जो ये सारे भून के रेडी करके रखे हैं, तो अब इनको हल्के से ये कुचल लेना है, इसको भी हल्के से दबा देना है। तो कोई नहीं, मैं इसको ग्राइंड मिक्सी में हल्के से चला लेती हूँ, बहुत महीन नहीं पर दरदरा हल्का मोटे मोटे से इसको बादाम को इसको कुचल लेती हूँ। तो मैं मिक्सी में मैंने ये डाले हैं, मैंने ये नारियल के ये टुकड़े, तो इसको भी मैं थोड़ा सा करती हूँ ग्राइंड करती हूँ और भी आपको दिखाती हूँ। अब मैं इसको एक बर्तन में डालती हूँ। ये मैंने गोला को अच्छे से दरदरा कर लिया। अब मैं इसी तरीके से ये बादाम और काजू को करती हूँ। मैंने ये बादाम को फोड़ लिए हैं, सारे मिक्स करना है तो एक ही में ही डाल देना चाहिए, क्योंकि हमें वैसे भी अभी सारा मिक्स करके ही बनाना है। ऐसे ये काजू को भी आप चाहो तो आप किसी चीज़ से कुचल भी सकते हैं। आप ये काजू है, इसी तरीके से मैं ये गोंद और मखाने को भी करती हूँ। नहीं तो आप किसी खल्लड़ में भी आप कुचल सकते हैं, इसको दबा सकते हैं। अब मैं डालती हूँ इसमें ये मखाने। देखिए क्योंकि इतने कुरकुरे हो चुके हैं कि बस घुमाते ही अच्छे से ये पिस गए हैं। कुछ कुछ हैं तो इनको कुछ नहीं, ऐसे हाथ से भी आप इनको फोड़ सकते हैं। देखिए कितने क्रिस्पी और कितने अच्छे से ये हो गए हैं। आप इस तरीके से इनको ऐसे टुकड़े रखिए। ऐसे ही मैं गोंद को भी अब पीस रही हूँ कि अब ऐसे बहुत देखिए क्रिस्पी गोंद हो चुका है। और हल्के से इसको मैं इस तरीके से देखिए ऐसे भी ऐसे तोड़ के आप गोंद डाल सकते हैं या हल्के से क्रिस्पी भी कर सकते हैं। इस तरीके से इसमें ये गोंद को भी डाल दीजिए।
अब इसमें ये जो मैंने खरबूजे के बीजे डाले थे इसको मैंने नहीं पीसे हैं, क्योंकि ये ऐसे ही अच्छे लगते हैं, इनको ऐसे ही मिक्स कर दीजिए। और ये बर्तन तो हमारा भर गया है, तो इसलिए मुझे एक बड़े बर्तन में डाल के इनको मिक्स करना होगा। तब तक मैं इसकी चाशनी बनाती हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर दो। चाशनी बनाने के लिए मैंने 2 कटोरी चीनी ली है, जो उसी बर्तन में मैं ये चीनी डाल रही हूँ, 1 कटोरी। और ये मैं ले रही हूँ 2 कटोरी। अब इसी में मैं डालूँगी 1.5 कटोरी पानी। जिस कटोरी से मैंने चीनी ली थी उसी कटोरी से मैंने ये पानी लिया है। 1.5 कटोरी मैंने पानी लिया है। अब इसको एक तार की चाशनी मुझे बनानी है। इसको चाशनी, जब तक चीनी पके उस पर चाशनी बनती है, जब तक मैं वो ड्राई फ्रूट जो मैंने सारा भून कर रखा है उसको अच्छे से मैं जब तक मिक्स कर लेती हूँ। तब तक मैंने इसको अच्छे से ये मिक्स कर ली है। अभी इसी मिक्सचर में मैं ये सोड डालती हूँ, जो जिंजर पाउडर है वो इसमें डालती हूँ। ये मैंने आधा स्पून लिया है। और ये वाइट मिर्ची है जो काफ़ी अच्छा टेस्ट हो जाता है, वो भी इसमें डाल देनी चाहिए। ये भी इसको मिक्स अच्छे से, देखिए काफ़ी उबलने लगी है। अब चेक करती हूँ। जब ये एक तार की बन जाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि एक तार की बन के कैसी होती है। जब एक तार की, अभी तो अभी थोड़ी सी और पकेगी, अभी एक तार नहीं बन रहा है। चलिए देखती हूँ हमारी चाशनी कैसी बनी है। ये भी चेक करके बताती हूँ। लगभग तार इसमें बनने वाला है, बन गया है, देखती हूँ। इसकी पहचान यही होती है, आप देखिए। इस तरीके से ये बनने लगी है, तो इसके मतलब ये चाशनी रेडी हो गई है। अब इसको गैस को स्लो कर दीजिए। देखिए आप देख पा रहे हैं एक तार बनना स्टार्ट हो गया है। अब इसमें सारी मेवा को डालते हैं जो मिक्स करके रखी है मैंने। अब इसमें ये डाल के और अच्छी तरीके से इसमें मिक्स करिए। इसी तरीके से कंटिन्यू इसको चलाते रहिए। और फिर एक प्लेट को चिकना करके इस तरीके से इसको लगातार चलाते रहना है। गैस को ऑफ कर दीजिए। अच्छे से ये मिक्स हो चुकी है। अब एक थाली को जल्दी से चिकना करके इसको जमाने के लिए मैं रखती हूँ। इसको मैंने प्लेट को अच्छे से चिकना कर लिया है घी डाल के। इसमें इसी तरीके से सारी, अब इसको इस तरीके से इसको जल्दी जल्दी दबा दीजिए। अब इसको सब एक जैसे फैला के, मैं थोड़ी सी इसको मोटी मोटी रखती हूँ। 2 प्लेट में भी ये कर सकते थे,
बट एक प्लेट में हल्की मोटी जो होती है तो काफ़ी अच्छी रहती है। और इस तरीके से इसको अब कम से कम इसको आधे घंटे तक किसी ठंडी जगह पे, फ्रीजर में इसको मत रखिएगा, फ्रिज में मत रखिएगा, ऐसे ही पंखे के नीचे और इसको रख के ये जब ठंडी हो जाएगी तो जम जाएगी। फिर इसमें निशान में बना के इसको काट के फिर मैं दिखाती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ चरणामृत बनाना। चरणामृत भी कहते हैं, पंचामृत भी कहते हैं। ये कैसे बनाते हैं मैं बताती हूँ। और इसमें मैं 1 चम्मच बोरा चीनी डाल रही हूँ। पहले क्या होता था, शहद से ही मीठा कर लेते थे और अब बूरा भी डालनी पड़ती है क्योंकि थोड़ा ज़्यादा मीठा चाहिए। नहीं तो आप शहद से भी मीठा कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें नारियल ये क्रश किया हुआ, थोड़ी सी इसमें ये चिरौंजी और ये मखाने डालिए। थोड़े से इसमें ये किशमिश डालिए और ये मैंने पिस्ता लिया है, थोड़ा सा पिस्ता, और इसमें शहद। इसमें शहद डाल दीजिए और इसको अच्छे से मिक्स करिए। फिर इसमें थोड़ा सा दही पड़ेगा। ये हो गया पंचामृत। और इसमें थोड़ा सा दही भी डालिए। अब इसमें ये दही डालिए। थोड़ा कम दही डालना चाहिए, बहुत ज़्यादा दही डालने से क्या होता है, खट्टा हो जाता है। और इस तरीके से ये आपका पंचामृत तैयार हो गया। कान्हा जी को भोग लगाते वक्त आप तुलसी डालना ना भूलिएगा, क्योंकि बिना तुलसी के वो भोग नहीं लेते, इसलिए तुलसी पत्ती जरूर डालनी चाहिए। थोड़ा सा गंगा जल भी इसमें डालना चाहिए। गंगा जल भी डालते हैं तो ये हमारे हरिद्वार का आगे गौमुख का गंगा जल है। मैं ये थोड़ा सा किसी बर्तन में निकालती हूँ। अब इस गंगा जल को थोड़ा सा मैं डालती हूँ, इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। और इसके ऊपर ये तुलसी पत्र रखिए। ये तुलसी पत्र रखना बहुत ज़रूरी होता है, तो आज के पूजा में इसमें ज़रूर रखिए, जन्माष्टमी की पूजा में। वैसे भी कान्हा जी को जब भोग लगाते हैं तो तुलसी पत्र ज़रूर रखते हैं उनके भोजन में, उनके भोग लगाते वक्त। तो देखिए आपका ये रेडी हो गया है। अब कान्हा जी के भोग के लिए अब ये है मक्खन, ये है वाइट मक्खन, जो अब इसमें मैं ये मिश्री डाल रही हूँ। आपके पास धागे वाली मिश्री हो तो वो डाल सकते हैं, और नहीं तो ये टुकड़ी वाली मिश्री भी डाल सकते हैं। और इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर दीजिए। बना के मैंने इसको फ्रिज में रख दी थी, बिल्कुल ताज़े दही से बनी हुई ये हमारा मक्खन है। और इस तरीक़ा से इसको मिक्स कर दीजिए। अब इसके ऊपर भी तुलसी की पत्ती रखिए। तुलसी पत्र रखना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से इस पे तुलसी पत्र रखिए, तभी ठाकुर जी को भोग लगाइए। आधा घंटा करीब हो चुका है, काफ़ी सख्त हो गई है ये। अब मैं इसको निशान लगा देती हूँ, इसको काटती हूँ। काफ़ी हार्ड हो गई।
इस तरह से इसमें निशान लगा के इनके टुकड़े को अच्छे से उठाया जा सकता है। अब आप अच्छे से इनके टुकड़ों को इस तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए कितने अच्छे से ये पीसेस निकल आए हैं। इसी तरीके से ये देखिए कितने बेहतरीन, कितने खस्ता और कितना अच्छा ये बना है। इसी तरीके से ये हम सब इसको ऐसे निकाल सकते हैं। निकाल के आप किसी बर्तन में रख सकते हैं। कान्हा जी की भोग की थाली तैयार है। ये देखिए ये पंजीरी बन गई है, ये माखन मिश्री है, ये उनका चरणामृत पंचामृत है ये, और ये आपका पाग है। और तुलसी पत्र रखना ना भूलिएगा। तो इस तरीके से ये थाली आपकी रेडी हो गई है पूजा के लिए। आपकी एक ये थाली जिसमें फल फ्रूट हैं, इसमें आपका भोजन है कान्हा जी के लिए। कान्हा जी के लिए चॉकलेट है, तो इसका भी आप भोग लगाइए। और ये भी रेडी हो चुका है। इसमें गोपाल जी की मनपसंद सब्जियां हैं।